हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, क्लास आवाज़ आ रही है? चलें, ऑल राइट। अभी अजानें हो रही हैं, अजानें हो जाती हैं तो फिर जो है ना, नमाज वगैरह पढ़ लें आप लोग। जैसे ही नमाज पढ़ लेते हैं फिर वापस आके हम जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी अजान हो रही है, सो आप नमाज जो है ना वो पढ़ लें।
जी जी, नमाज पढ़ लें, अभी नमाज पढ़ के फिर आप लोग आ जाएं जल्दी से। जी नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर हम इसको करते हैं। 5 से 10 मिनट है आपके पास नमाज पढ़ने के लिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक ख़त्म। जी आ जाएं वापस और ज्वाइन कर लें और हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है जी। सो ग्रुप में भी मैसेज कर दिया जाए एक। हाँ जी बताएं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लास आवाज़ का बताइए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। कैसा रहा आप लोगों का लास्ट टेस्ट? टेस्ट कैसा रहा लास्ट आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है? जी टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? चलें जी, जो नेक्स्ट हम अपना डिसऑर्डर जो इसमें स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ कग्निटिव डिसऑर्डर्स। और हम जो है कग्निटिव डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। सो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज़ कग्निशन? कग्निशन क्या होती है जी? आप लोगों ने मुझे ये बताना है। और आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू भी करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, और सिलेबस को एक दफ़ा सामने ला के पीडी में क्या पढ़ चुके हैं, मेंटल हेल्थ में क्या पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को भी अभी हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल हाँ स्ट्राइव करेंगे कि हमारी जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं उनको हम अकॉर्डिंगली जो है ना वो कवर अप कर लें। ठीक है जी। ठीक है जी। कोग्निशन इज़ अबाउट थिंकिंग। सो थिंकिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर यहाँ पर हमारे पास आने लगे हैं। ठीक है जी। सो हम ज़रा देख लेते हैं व्हाट इज़ कोग्निशन। तो कोग्निशन सिर्फ थिंकिंग नहीं है, ब्रेन के जितने भी हायर प्रोसेसेस हैं वो कोग्निशन में आ जाते हैं। कोग्निशन को इस्तेमाल करते हुए हम रीजनिंग करते हैं। कोग्निशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी के लिए कोई फैसला करते हैं, कोई जजमेंट देते हैं। हमारी परसेप्शंस जो हैं वो कोग्निशन के ऊपर बेस्ड करती हैं। हमारी अटेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं। सो ब्रेन्स एबिलिटी टू प्रोसेस, रिटेन एंड यूज इंफॉर्मेशन इज कोग्निशन। आप देख सकते हैं आपके सामने स्लाइड के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है। सो ब्रेन्स एबिलिटी टू प्रोसेस, रिटेन, यूज इंफॉर्मेशन, राइट। दीज एबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो ये एबिलिटीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, ये जितनी भी ऊपर दी गई हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए, एंड लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, या अगर हमने कुछ न्यू लर्न करना है तो वो भी हम अपनी कोग्निशन को इस्तेमाल करते हुए लर्न करते हैं। सो देयर आर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स, या जिनको कोग्निटिव डिसऑर्डर सिंपली कहा जाता है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो देयर इज डिसरप्शन और इम्पेयरमेंट इन हायर लेवल ब्रेन फंक्शंस। तो ब्रेन के इन हायर लेवल के फंक्शंस जो कि हमने अभी ऊपर देखे हैं प्रोसेसेस के अंदर, ब्रेन की एबिलिटीज़ के अंदर, जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर जो डिसऑर्डर होता है उसको न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर कहते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज हैं डिसऑर्डर्स की। जो पहली कैटेगरी है, और शायद आप इन डिसऑर्डर्स से थोड़ा बहुत आप लोग पहले से जानते भी होंगे इनके बारे में। सो जो पहली कैटेगरी है उसको डिलीरियम कहते हैं। दूसरी डेमेंशिया आ जाता है, ये भी आपने सुना होगा, डिलीरियम भी सुना होगा। और लास्ट कैटेगरी जो है उसको कहते हैं एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, याददाश्त में प्रॉब्लम वाले डिसऑर्डर्स। सही है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ कोग्निटिव डिसऑर्डर्स। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है सो यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क, पूछ सकते हैं आप लोग सवाल। उसके बाद जो है हम डेफिनेटली डिलीरियम जो है इसको स्टार्ट करते हैं और ब्रीफली जो देखना शुरू करते हैं कि बेसिकली डिलीरियम होता क्या है। जी क्लास। जी यहाँ तक कोई सवाल? तो मैंने सबसे पहले बताया कोग्निशन होती क्या है, कोग्निशन का क्या मतलब है, हमने ये डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया
कि कॉग्निशन में प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो हमने 3 कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई की। सो आई वांट कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर की 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जल्दी से। या मैं आपको सवाल करूं कि क्लासिफाई द कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, तो आप कौन कौन से 3 डिसऑर्डर्स का नाम लेंगे, जल्दी से बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, मेरा सवाल आप लोगों से ये है। ठीक है जी, वेरी गुड। सो इसकी जो इसमें से जो पहली कैटेगरी है हम उसको आज उसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो पहली कैटेगरी इज डिलीरियम। हाँ, सो डिलीरियम को देखते हैं कि डिलीरियम बेसिकली क्या होता है। सो डिलीरियम इज सिंड्रोम इन्वॉल्विंग डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस विद चेंज इन कॉग्निशन। कि देर इज सम प्रॉब्लम, डिलीरियम होती है कंफ्यूज्ड सी स्टेट। हाँ, सो देर इज सम प्रॉब्लम विद द कॉन्शियसनेस। हाँ, कॉन्शियसनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी और देर विल बी सम चेंज इन द कॉग्निशन। तो कॉग्निशन जो हमने कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़े हैं पहले कितने सारे, उनके अंदर भी कोई डिस्टर्बेंस होने जा रही है। नंबर 1 कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम, नंबर 2 कॉग्निशन में प्रॉब्लम। तो हम कहेंगे जी डिलीरियम है ये। तो क्लाइंट विद डिलीरियम हैव डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन। सो जो डिलीरियम वाले क्लाइंट्स होते हैं वो किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं लेके आ सकते ज़्यादा देर, इजीली डिस्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, डिसोरिएंट किए जा सकते हैं, मे हैव सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, और उनके अंदर सेंसरी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, सच एज इल्यूजन, मिस इंटरप्रिटेशन एंड हेलुसिनेशन। जैसा कि इल्यूजन्स, हाँ इल्यूजन्स मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन के सामने एक रस्सी पड़ी हुई है और उसको हम सांप समझना शुरू कर दें। और तीसरे नंबर पे चीज़ है कि इसके अंदर हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, सो नंबर 1 कॉग्निशन में प्रॉब्लम, राइट, अटेंशन देने में प्रॉब्लम। नंबर 2 सेंसरी डिस्टर्बेंसेस जैसा कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये आ सकती हैं इसमें। अब आ जाते हैं जनाब एटियोलॉजी की तरफ। सो यूजुअली फ्रॉम आइडेंटिफाइबल फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक सेरेब्रल डिस्टर्बेंसेस। तो ये वाले जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी हमें डेफिनेट सी जो है ना कॉज मिलती है। जैसे डिलीरियम है, इसकी हमें कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल कॉज मिलेगी। जैसे किसी ने कोई ड्रग ले रही है तो किसी ड्रग की वजह से डिलीरियम हो सकता है। बाज़ का डिलीरियम जो है वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसा कि आप सीएलडी के पेशेंट्स में देखते हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट्स के अंदर देखते हैं, उनके वो भी डिलीरियम स्टेट में चले जाते हैं। बाज़ किसी ड्रग की ओवरडोज की वजह से या किसी ड्रग की विड्रॉल होती है उस वक्त जब हम कोई ड्रग देते नहीं है, हाँ, या कोई चीज़ बड़ी देर तक इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे जिसे नशा टूटना नहीं कहते। सो इन सूरतों के अंदर डिलीरियम हो सकता है। दैट कैन बी अ मेंटल डिसऑर्डर एज वेल। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है डिलीरियम का? नंबर 1 डिफिकल्टी विद अटेंशन, नंबर 2 इजीली डिस्ट्रैक्टेबल हो जाता है बंदा, डिसोरिएंटेड है, मे हैव सेंसरी डिस्टर्बेंस सच एज इल्यूजन, मिसइंटरप्रिटेशन और हेलुसिनेशन, कैन हैव स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस, ठीक है, या नींद एकदम से सो जाता है, एकदम से उठ जाता है, चेंजेस इन साइकोमोटर एक्टिविटी, मोस्टली स्लोइंग डाउन ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाती है, एंड मे एक्सपीरियंस फियर, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया और एपैथी। ठीक है, और यूफोरिया भी फील कर सकता है, इरिटेबिलिटी भी, फियर, एपैथी और एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें वो फील कर। तो इसको हम डिलीरियम जो है वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अब आ जाते हैं डिलीरियम की कॉजेज़ की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली डिलीरियम की कॉजेज़ जो हैं वो नॉन होती हैं हमारे सामने। ये ज़रा छोटी छोटी लिखी हैं, बुक से ही ली गई हैं, आप इसको थोड़ा सा जूम करके जो है ना देख सकते हैं कि डिलीरियम की कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो कॉज है वो है हाइपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, रीनल और हेपेटिक फेलियर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, स्लीप डिप्रिवेशन, जो ज़्यादा देर अगर कुछ सोए ना, थायराइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिस्टर्बेंस, थायामीन और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन C, नियासिन और प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्डियोवास्कुलर शॉक, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, एक्सपोजर टू गैसोलीन, मतलब कोई बंदा जो है वो पेट्रोल वाली जगह पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल अगर वो इनहेल कर जाए, पेंट सॉल्वेंट्स इनहेल कर जाए, इंसेक्टिसाइड्स एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस, तो इन लोगों के अंदर जो है ना डिलीरियम के सिम्टम्स आ सकती हैं। इन्फेक्शंस के अंदर जनाब सिस्टेमिक सेप्सिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नमूनिया अगर सीवियर किस्म की हो, ब्रेन की इन्फेक्शन हो जाती हैं
जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, सिफिलिस और HIV, इनके अंदर भी डिलीरियम हो सकता है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि कॉज कर सकती हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो कि कॉज कर सकती हैं डिलीरियम को। इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा ले लेना, इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स, लिथियम, अल्कोहल, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स आ जाते हैं। विड्रॉल मतलब अगर किसी चीज़ का इंसान नशा करता है और उन चीज़ों को छोड़ा जाए एकदम से, तो उस वक्त अल्कोहल, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, इन चीज़ों को अगर छोड़ा जाए तो डिलीरियस स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया के बहुत सारे पेशेंट्स को आपने डिलीरियम में देखा होगा जो तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब। जी, यहाँ तक कुछ सवाल है डिलीरियम के हवाले से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, क्लास क्लियर है? कॉजेज इसकी अच्छे से याद कर लेनी है, डिलीरियम होता क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं जी। हाँ जी, चलें, ग्रेट हो गया। सो डिलीरियम के ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस की तरफ चलते हैं। ट्रांजिएंट क्लियर विद ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। सो मोस्टली ये ट्रांजिएंट होता है, और अगर हम अंडरलाइंग कॉज को ठीक कर देते हैं तो डिलीरियम की स्टेट जो है वो बंदा डिलीरियम से बाहर आ जाता है जनाब। साइकोफार्माकोलॉजी, एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं इसकी जो इल्यूजन और हमने हेलुसिनेशन वाली सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। सिडेशन को अवॉइड किया जाता है जहाँ तक हो सके। अगर कोई डिलीरियम में जा रहा है तो कभी भी उसको सिडेशन नहीं देते, वो और ज़्यादा डिलीरियस हो जाता है। अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स में न्यूट्रिशन है, अच्छी न्यूट्रिशन दें, फ्लूइड्स, और बाज़ औक़ात पेशेंट को रिस्ट्रेंट्स भी अप्लाई करनी पड़ती हैं क्योंकि डिलीरियम के अंदर पेशेंट तरह तरह की हरकत कर रहा होता है। अगर आपने डिलीरियम की एक बेस्ट एग्जांपल देखनी है तो वो पेशेंट जिसको केटामीन का एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब वो थिएटर से आउट होके आता है तो उसको आप देख लें, वो डिलीरियम में होता है पेशेंट जनाब। या फिर हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी वाला पेशेंट जो तरह तरह की हरकत कर रहा होता है, वो भी बाज़ का डिलीरियस स्टेट के अंदर होता है। अब आ जाते हैं जी असेसमेंट की तरफ। डिलीरियम की असेसमेंट क्या करनी है? हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि कोई ना कोई ड्रग इस्तेमाल की हुई है या कोई जो बीमारी हमने कॉजेज में पड़ी है वो होगी। उसके बाद जनरल अपीयरेंस, मोटर बिहेवियर डिस्टर्ब, साइकोमोटर बिहेवियर, पॉसिबल स्पीच प्रॉब्लम, ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। मूड इफेक्ट, रैपिड अनप्रडिक्टेबल शिफ्ट्स होंगी मूड और इफेक्ट के अंदर। थॉट प्रोसेस और कंटेंट बड़ा पुअर होगा, पता नहीं क्या क्या बातें करेगा, आपको समझ नहीं आएगी उसकी। सेंसोरियम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, दैट फ्लक्चुएट्स, और अटेंशन डेफिसिट होगा। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि ये चीज़ों को अटेंशन नहीं दे पाता बंदा। जजमेंट इनसाइड इम्पेयर्ड हो जाएगी, सोच नहीं पाएगा, फैसला नहीं कर पाएगा, रोल रिलेशनशिप भी प्रॉपरली पूरे नहीं कर पाएगा अपने। डेफिनेटली हायर मेंटल फंक्शंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, फियर, फीलिंग बीइंग थ्रेटन्ड, फिजियोलॉजिकल सेल्फ केयर, स्लीप प्रॉब्लम्स, फेलियर टू परसीव इंटरनल बॉडी क्यूज। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें असेसमेंट में पेशेंट में मिलेंगी। सो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनेगी, रिस्क फॉर इंजरी और एक्यूट कन्फ्यूजन की नर्सिंग डायग्नोस बन सकती हैं। और हमने क्या आउटकम बनानी है, किन क्या चाहेंगे हम पेशेंट के ठीक हो जाए, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, इंक्रीज ओरिएंटेशन एंड रियलिटी कांटेक्ट की तरफ पेशेंट आ जाए, तो ये हमारा बेसिकली गोल होगा। इंटरवेंशंस क्या देनी है? प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि डिलीरियस स्टेट के अंदर पेशेंट जो है वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है, इधर उधर लग जाए, कोई इंजरी हो सकती है उसे। मैनेजिंग पेशेंट्स कंफ्यूजन, ओरिएंटिंग क्यूज, उसको ओरिएंट करें बार बार कि जी इस वक्त दिन का टाइम है, आप इस वक्त हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं बोलना पेशेंट्स के साथ। क्लियर कॉन्साइज किस्म की स्लो वॉइस के अंदर उसको बातें करनी है या इंस्ट्रक्शन देनी है। अवॉइड सेंसरी ओवरलोड, मतलब ये ना हो कि उसके सामने अच्छी खासी मशीनरी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो उसके इर्द गिर्द, तो ये सेंसरी ओवरलोड से उसे बचाना है। प्रमोटिंग स्लीप और प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप प्रमोट करनी है, सोने देना है उसे, रिलैक्स करने देना है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा डिलीरियम। और ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि डिलीरियम कॉज करती हैं। इसमें से बहुत सारी आपकी जानी पहचानी ड्रग्स होंगी, जैसा कि एनेस्थीसिया, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी न्यूप्लास्टिक्स। तकरीबन सारी मेडिसिन जो हैं वो हमारी जो है ना ये डिलीरियम कॉज करती हैं जी। जी, ये डिलीरियम की कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस को खोल के लिखा गया है कि प्रमोट पेशेंट सेफ्टी किस तरह करनी है। टीच क्लाइंट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस फॉर, अच्छा इसमें आप ऐसा करें कि प्रमोट क्लाइंट सेफ्टी को ज़रा आप लोग एक दफ़ा रीड आउट करें और फिर मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है। जी क्लास, प्रमोट क्लाइंट सेफ्टी वाली नर्सिंग इंटरवेंशंस को रीड आउट करें और मुझे फिर एक लाइन में बताएं कि इससे आपको क्या समझ आई है।
इस तरह से हम इन नर्सिंग इंटरवेंशंस को आगे लेके चलते हैं। जी आपके पास 1 मिनट है इसको रीड आउट करने के लिए। जी आई होप यू आर लिसनिंग एंड यू आर रीडिंग एंड टाइपिंग। जी 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 जी। सो प्रमोट क्लाइंट सेफ्टी में कैसे प्रमोट करेंगी क्लाइंट की सेफ्टी, लिखा हुआ आपके सामने, बताएं मुझे। जी ठीक है जी। क्लाइंट को सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए असिस्टेंस देनी है, क्योंकि डिलीरियस क्लाइंट कंफ्यूज सा आल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ कहीं गिर भी सकता है। तो क्लाइंट की प्रॉपर सुपरविजन करें, और अगर क्लाइंट आपको बुलाता है फ़ौरन से उसकी बात सुने। उसके बाद मैनेजिंग क्लाइंट्स कन्फ्यूजन, क्लाइंट के कन्फ्यूजन को कैसे मैनेज करना है जी, इसको भी एक दफ़ा रीड आउट करें और फिर मुझे बताएं। आपके पास अगेन 1 मिनट है इसको रीड आउट करने के लिए। जी मैनेजिंग क्लाइंट्स कन्फ्यूजन, क्लाइंट की कन्फ्यूजन को कैसे मैनेज करना है जो डिलीरियम का क्लाइंट होगा। जी जी सेकंड पॉइंट को रीड आउट करें अब आप लोग। सेकंड पॉइंट को देखें और फिर मुझे बताएं क्या समझ आ रही है। क्लाइंट की कंफ्यूजन को कैसे मैनेज करना है जी, सेकंड पॉइंट। जी जी बिल्कुल, कंफ्यूजन से बचाने के लिए कूल एंड कॉम मैनर में उससे बात करनी है, और क्लाइंट को इनफ टाइम देना है कि वो प्रॉपरली इस काम को या रिस्पॉन्ड कर सके। क्लाइंट को ज़्यादा कोग्निटिव लोड नहीं डालना, ज़्यादा उसको फैसले करने के लिए नहीं कहना, ज़्यादा परेशान करना, और सपोर्टिव टच यूज़ करना है पेशेंट के साथ। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट टू रिड्यूस सेंसरी ओवरलोड, अब इसको भी रीड आउट करें आप लोग। 3-4 इंटरवेंशंस लिखी हुई हैं इसके अंदर, इसको देखें फिर मुझे बताएं कंट्रोलिंग के कैसे सेंसरी ओवरलोड को कम किया जा सकता है। चले मैं ही बता देता हूँ कि कम से कम वॉइस होनी चाहिए, कम से कम लाइटनिंग होनी चाहिए आसपास, और कम से कम विजिटर्स आए पेशेंट के पास, कि जितने ज़्यादा लोग वो देखेगा उतना ज़्यादा वो कंफ्यूज होगा, उसकी सेंसरी स्टिमुलाई इंक्रीज होंगी। सो उसके बाद क्लाइंट से पूछें भी कि किन चीज़ों से डर लगता है, क्लाइंट से वैलिडेट करें उसकी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में ये इंटरवेंशंस भी पढ़ें और फिर मेरे साथ शेयर करें कि जी इसमें क्या किया जा सकता है। जी क्लास, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन के हवाले से इंटरवेंशन।
जी, मॉनिटर स्लीप एंड एलिमिनेशन पैटर्न। स्लीप कितना सोता है देखें। मॉनिटर फूड एंड फ्लूइड इनटेक। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट और असिस्टेंट टू ईट ड्रिंक एडिकेट अमाउंट ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो होता है ना वो प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले पा रहा होता, तो उसके लिए उसको भी इस चीज़ के लिए भी टीच करना है। सो बाथरूम वगैरह के साथ असिस्टेंस देनी है उसे, और डे टाइम पे नहीं सोने देना, अदरवाइज़ वो बहुत रात को डिलीरियस स्टेट में रहता है। एक्सरसाइज वगैरह जो है ना उसको कहीं बैठने का कहीं मतलब सारा दिन लेटा शेटा ना रहे, ये चीज़ें भी उसके साथ हमने जो है ना वो करना है कंसिडर। अच्छा जी, तो क्लाइंट की फैमिली को टीचिंग क्या देनी है, एजुकेशन क्या देनी है जो कि डिलीरियम में हो। सो प्लीज़ आप लोग अगेन इसको ज़रा रीड आउट करें एक दफ़ा, और फिर मुझे फिर बताएं कि क्या टीचिंग्स जो हैं वो क्लाइंट को दी जा सकती हैं जो कि डिलीरियम स्टेट के अंदर हो। जी, वही हैं तकरीबन सारी की सारी जो कि आपने इंटरवेंशंस में पढ़ी हैं, वही चीज़ें क्लाइंट की फैमिली को बतानी होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप लोग इस चीज़ को जो है ना रीड आउट कर लें, और फिर मुझे मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स के अंदर कि क्लाइंट की फैमिली को आप क्या टीचिंग्स दे सकते हैं। जी, तो अब हम डिमेंशिया की तरफ चलते हैं। डिमेंशिया में बेसिकली क्या होता है। सो डिमेंशिया जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा डिमेंशिया के बारे में पहले कभी। तो बेसिकली मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि डिमेंशिया क्या होता है। मोस्टली ओल्ड एज के अंदर डिमेंशिया वगैरह हो जाता है, भूलने की बीमारी एंड ऑल दैट। सो आई वांट यू गाइस टू कमेंट, क्या होता है डिमेंशिया, आपको क्या लगता है डिमेंशिया क्या होता है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, मेमोरी लॉस, बट अकेला मेमोरी लॉस नहीं होता डिमेंशिया के अंदर, हाँ। सो डिमेंशिया के अंदर सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं होता, देयर आर मैनी थिंग्स जो कि डिमेंशिया के अंदर आ जाती हैं। सो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा रीड आउट करें फिर मुझे बताएं कि मेमोरी लॉस, चलें ठीक है, एक चीज़ तो है इसके अंदर, प्राइमरीली एक चीज़ मेमोरी लॉस पाई जा रही है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं डिमेंशिया के अंदर जी क्लास। सो ये आप लोगों के सामने है डिमेंशिया वाली स्लाइड, रीड आउट करें और फिर मुझे बताएं।
जी क्लास। चलें जी। सो बेसिकली डेमेंशिया क्या है, अब हम यहाँ पर देखते हैं डेमेंशिया में क्या होता है। सो देर आर मल्टीपल कॉग्निटिव डेफिसिट्स। सो हमने पहले देखा था कि दिस इज प्रॉब्लम विद द कोग्निशन। हाँ, कोग्निशन के साथ प्रॉब्लम आ रही है। कोग्निशन में हमने बहुत सारे हायर मेंटल फंक्शनिंग देखे थे, ठीक है। सो प्राइमरीली मेमोरी के भूलने की बीमारी होगी विद एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो चीज़ें दी गई हैं इनमें से भी कोई चीज़ साथ में एग्जिस्ट कर सकती है, राइट जी। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं? नंबर वन, एफेजिया, मतलब देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन स्पीकिंग। तो इकोलिलिया का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इकोलिलिया होता है नकल उतारना वर्ड्स की, कि आप जो वर्ड भी बोलेंगे वो उसी की नकल उतारेगा। एक चीज़ होती है पीलीलिया। पीलीलिया और इकोलिलिया में फ़र्क ये है, इकोलिलिया किसी की नकल उतारना और पीलीलिया एक वर्ड को बार बार रिपीट करते जाना, ठीक है ना। वेरी गुड। सुंबल कहती हैं 3 years एंड डिस्टर्बेंस इन एग्जेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में विच इज इम्पेयर्ड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शंस के अंदर चलना फिरना, डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करना आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को। उसके अंदर कोई मसला आ जाएगा एप्रेक्सिया। और अगली चीज़ है एग्नोजिया, इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज और नेम ऑब्जेक्ट्स। मतलब उसके सामने चेयर पड़ी होगी, उसको समझ नहीं आ रही होगी कि भाई ये जो सामने चीज़ पड़ी हुई है इसका क्या नाम है। और मोस्टली इस तरह के पेशेंट्स जो है ना वो आपको ये कहते मिलेंगे, यार ये चीज़ तो उठा के दे दो, ये चीज़ तो पकड़ लो। हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम जब किसी से कुछ मांगते हैं हम उस चीज़ का नाम लेते हैं ना, कि गिलास पकड़ा दो। लेकिन वो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि किसी को पता ना चले कि उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको एक नोजिया हो गया है, तो वो कहेगा ये पकड़ाना, ठीक है, उसकी तरफ इशारा वगैरह करके। आगे है डिस्टर्बेंस इन एग्जेक्टिव फंक्शंस, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली एंड टू प्लान इनिशिएट सीक्वेंस। चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं ले सकेगा, हम उसे कहेंगे कि सीक्वेंस में गिनती सुनाओ, नहीं सुना सकेगा। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तो मैंने एग्जांपल दे दी। आप पेशेंट से पूछते हैं कैसे आए हो, हाँ हमने तो पूछा है कि किस वजह से हॉस्पिटल आना हुआ, लेकिन वो कहता है मैं एम्बुलेंस पे आया हूँ। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ना उसका लॉस हो जाना। तो ये दिस इज डेमेंशिया। सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं है, मेमोरी लॉस इज अ प्राइमरी फीचर, कि मेमोरी लॉस पाई जाती है लेकिन उसके साथ और भी 3-4 चीज़ें पाई जाती हैं जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं जी क्लास। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड पे जो हमारे पास चीज़ें लिखी हैं इसी स्लाइड के अंदर, सो वी हैव व्हाट वी हैव 1 minute। So memory impairment is the basic sign for getting where certain objects were placed or that food is cooking on a stove। तो मेमोरी इम्पेयरमेंट बेसिक चीज़ है, बहुत सी चीज़ों को भूल जाना, कि मैंने चाबियां कहाँ रखी थी, खाने को रख के भूल जाना चाहिए चूल्हे के ऊपर और वो खाना जल जाता है। इन लेटर स्टेजेस डेमेंशिया इफेक्ट्स रिमोट मेमोरी, क्लाइंट फॉरगेट द नेम ऑफ अडल्ट चिल्ड्रन एंड देयर लाइफ लॉन्ग ऑक्यूपेशन एंड इवन देयर नेम। और आहिस्ता आहिस्ता डिमेंशिया इतना ज़्यादा वो हो जाता है, पहले तो चीज़ों के नाम भूलता है, चीज़ें रख के भूल जाता है, काम स्टार्ट करके भूल जाता है, लेकिन डिमेंशिया आहिस्ता आहिस्ता इतना सीवियर हो जाता है कि इवन वो अपने बच्चों के नाम भूलने लग जाता है, अपना लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन जहाँ पे उसने काम किया होता है वो भूल जाता है, और फाइनली वो इवन अपना नाम तक भूल जाता है क्लाइंट। तो यहाँ तक भी डिमेंशिया आ सकता है। और आई थिंक इसके ऊपर एक मूवी भी थी यार, कौन सी मूवी थी वो, उसमें उसमें यार वो कौन था, काजोल होती है, वो अपने बच्चे को नहला रही होती है और उसको कुफून आ जाता है और वो बच्चे को जो है ना उसके अंदर छोड़ के ही साइड पे चली जाती है यार।
पता नहीं किसके साथ थी, वो एक मूवी थी उसके अंदर, तो उसको डेमेंशिया होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को वो याद करवाना चाह रहा हूँ। शायद आप लोगों को मूवी का नाम याद है कि वो बच्चे को जो है ना टब बाथ टब में नहलाता हुआ छोड़ के जाती है और फोन सुनती है उसके बाद उसे भूल जाता है। ठीक है जी, चल एनी हाउ। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ डिलीरियम एंड डेमेंशिया। इससे भी बहुत सारी चीज़ें हमें कवर हो जाएंगी। डिलीरियम जो है रैपिड ऑनसेट होता है, और डेमेंशिया जो है ये आहिस्ता 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 ऑनसेट होता है। आहिस्ता सा चीज़ें बंदा भूलना शुरू करता है, फिर बाकी चीज़ें उसमें डेवलप होने लग जाती हैं। और हमने देखा कि स्टार्टिंग में चीज़ें रख के भूलता है और बाद में जो है ना बाकायदा उसे अपना नाम तक भूल जाता है। डिलीरियम जो है डैट कुड बी आवर्स के लिए या डेज के लिए आता है, जब तक कॉज इसकी रहती है। डेमेंशिया जो है लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस करता जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिलीरियम के अंदर इम्पेयर्ड होता है, डेमेंशिया के अंदर इम्पेयर्ड नहीं होता। मेमोरी डिलीरियम के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, डेमेंशिया के अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों लॉस होती हैं। स्पीच में बी स्लर्ड, रैम्बलिंग, प्रेशर्ड, इररेलेवेंट स्टार्टिंग में ठीक होती है, लेकिन बाद में एफेजिया, इकोलीलिया, पीलीलिया वगैरह डेवलप हो जाता है। थॉट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। बेबी को कुछ नहीं होता, और वो बहुत ज़बरदस्त एक मूवी थी यार, उसमें वो फिर डेली बेसिस पे ना, मतलब वो इवन अपने हस्बैंड को भी भूल जाती है वो बंदी। और उसके बाद वो डेली बेसिस पे जो है ना, मतलब उसने एक टेप रखी होती है जो कि डेली बेसिस पे उसको सुबह उठती है ना जब वो, तो उसे लगा के दिखाता है, तो उसके माइंड के अंदर रिवाइंड करवाता है कि इस तरह से जो है ना हमारी लाइफ चली थी। तो अब मुझे नहीं याद मूवी का नाम क्या था, बड़ी पुरानी हमने देखी है मूवी वो, चले एनी हाउ। उसके बाद थॉट प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। टेम्परेरी डिसऑर्गेनाइज्ड है, और इम्पेयर्ड थिंकिंग जो है ना काफ़ी देर के लिए डिमेंशिया के अंदर हो जाता है। चलें, उसके बाद है जी टेम्परेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। अच्छा जी, परसेप्शंस पे आ जाते हैं। विजुअल, और इसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स हो सकती हैं। इसमें भी हेलुसिनेशन वगैरह हो सकती है। मूड की तरफ आ जाते हैं। एंशियस, फियरफुल, हेलुसिनेटिंग, वीपिंग, इरिटेबल होता है। और इसके अंदर पेशेंट जो है ना डिप्रेस्ड होता है और बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसको चीज़ें भूल रही होती हैं, उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या होगा जी मेरे साथ। ठीक है जी, तो ये दोनों का ज़रा कंपैरिजन था, इसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। अब आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ डेमेंशिया की तरफ। तो ऑनसेट क्लिनिकल कोर्स जो है ना इसका 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली स्टेज जो है उसको कहते हैं माइल्ड। एक मिनट, पहली स्टेज जो है ना वो माइल्ड है, दूसरी मॉडरेट, सीवियर। ठीक है जी, तो पहली स्टेज जो है वो माइल्ड है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी सीवियर है। आप अपने सामने देख सकते हैं। सो माइल्ड स्टेज में क्या होता है? फॉरगेटफुलनेस इज द हॉल मार्क ऑफ बिगिनिंग। माइल्ड dementia हैविंग एंजाइटी अबाउट इट बट फंक्शंस इन कम्युनिटी। बंदा डिफरेंट चीज़ें भूलने लगता है और उसके लिए परेशान भी होता है कि यार मुझे चीज़ें क्यों भूल रही हैं। लेकिन वो कम्युनिटी में प्रॉपरली काम कर सकता है, क्योंकि अभी तक वो अपनी आइडेंटिटी वगैरह नहीं भूला होता। अगली चीज़ आ जाती है मॉडरेट, कन्फ्यूजन इन अपेरेंट along with progressive memory loss। और ज़्यादा memory loss होता है, the person no longer can perform complete task but remain oriented to person place need assistance। so moderate dementia के अंदर चीज़ें ज़्यादा भूलना शुरू हो जाता है वो, और वो कम्युनिटी में फंक्शन नहीं कर पाता और उसको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन उसको लोगों के नाम याद रहते हैं, उसको पता होता है कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, या फिर ये मेरे वालिदैन है, whoever। बिल्कुल, मेरा ख्याल है यूमी है, हम ही है मूवी का नाम, बिल्कुल यही नाम है मूवी का। ठीक है जी, उसके बाद आ रहे थे स्फीयर डिमेंशिया की तरफ। तो स्फीयर डिमेंशिया में बेसिकली क्या होता है, ये नीचे से थोड़ी सी लाइंस कटी हुई हैं। स्फीयर डिमेंशिया, पर्सनैलिटी एंड इमोशनल चेंजेस अकर, द पर्सन मे बी delusional, वेंडर एट नाइट, फॉरगेट द नेम ऑफ हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। बच्चों का, बीवी का नाम भूल जाता है, रात को इधर उधर फिरता है उठ के, इवन घर से बाहर निकलता है तो उसको नहीं पता होता कि मैंने घर कैसे वापस जाना है, उसको रास्ते भूल जाते हैं। एंड रिक्वायर असिस्टेंस इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, और लाजमी तौर पे मदद चाहिए होती है उसे अपनी डेली लिविंग के काम काज करने के लिए। एटियोलॉजी, इसकी वेरिएबल कॉजेज होती हैं, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़,
फाउंड पोस्टमार्टम, जब बंदे का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो गई थी। सो देयर आर मेनी रीजंस। और इस एक सेनाइल डेमेंशिया भी होता है। सेनाइल डेमेंशिया का मतलब बूढ़े एज में जो डेमेंशिया हो जाता है उसको कहते हैं। सो अब डेमेंशिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। डिमेंशिया के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कौन कौन डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसे अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। दिस इज़ अ सब टाइप ऑफ डेमेंशिया, और आप लोगों ने बाकायदा सुना भी होगा इसका नाम अल्जाइमर डिजीज़ का। उसके बाद वास्कुलर डेमेंशिया आ जाता है, और भी इसकी टाइप्स हैं, अभी हम आगे देखते हैं। देन पार्किंसंस डिजीज़ आ जाती है, इसका भी आपने नाम सुना होगा। हंटिंगटन्स डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है जी, हाँ जी, ये हैं जी इसकी डिफरेंट टाइप्स डेमेंशिया की। तो अब हम इन टाइप्स को भी जो है अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। सुंबल कह रही है सर गजनी भी है। नहीं भाई, गजनी इज नॉट डेमेंशिया, वो डेमेंशिया नहीं है, वो आप कोई एमनिस्टिक डिसऑर्डर उसे कह सकते हैं। तो यू मी एंड हम वाला जो था ना, उसमें उसे वो डेमेंशिया की बीमारी होती है जी, बिल्कुल ठीक है ना। चलें, सो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेमेंशिया की तरफ, कि डेमेंशिया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सो फिलहाल जो है यहाँ तक कुछ सवाल तो बताएं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूँ कि हमने सिलेबस में क्या क्या पढ़ लिया, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओरिएंट कर दूँ। ठीक है जी, और आप लोगों को थोड़ा सा ओरिएंट कर दूँ। अच्छा जी, सो डेमेंशिया, और ये डिलीरियम डेमेंशिया के क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के अंदर भी जनाब आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। चलें, यहाँ पर मैं इस वाले सेशन को ज़रा एंड करना चाहूँगा, और हम जो है ना अब 6 बजे वाले सेशन के अंदर लॉगिन करते हैं। अच्छा, यहाँ अटेंडेंस भी अगले सेशन में लूँगा मैं। सो 6 बजे वाले सेशन में लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके हम इसको यहीं से आगे फर्दर लेके चलेंगे। फिर लास्ट जो आपका 15 to 20 मिनट्स होंगे उसमें मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँगा। एंड उसके अलावा जो है डेफिनेटली जो आपका नेक्स्ट मेरे साथ अभी लेक्चर है उसके अंदर मैं आपसे ज़रा पीडी और एमएचएन का सिलेबस भी डिस्कस करूँगा कि हम कितना कितना पढ़ चुके हैं। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं इसे एंड करने लगा हूँ, री लॉगिन करता हूँ, और आप लोग भी री ज्वाइन करें 6 बजे वाले सेशन में।